राइट। तो बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में सेल डिवीजन की इस इवेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि 23 क्रोमेटिड मम्मी से आते हैं, 23 क्रोमेटिड पापा से आते हैं और वो इंडिविजुअल बन जाता है 46 क्रोमेटिड का। राइट। अब ये अलग अलग स्पीशीज के अनुसार अलग होगा, किसी में 22 आएंगे, किसी में 21 आएंगे। हर स्पीशीज का अपना प्लॉइडी नंबर होता है। राइट। हमने रेफरेंस के लिए ह्यूमन का लिया था क्योंकि हम उसके प्रति ज़्यादा वेल नोन हैं, हमारा रोज का व्यवहार होता है इंसानों से, इसलिए हमने इंसानों के ऊपर चर्चा की थी। राइट। आज हम देखने वाले हैं कि हर एक फेज में प्लॉइडी का लेवल क्या होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है। राइट। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है और प्लॉइडी का लेवल क्या होता है, ये बात समझना है। प्लॉइडी पहले हमने आपको समझा दिया था कि पहले प्लॉइडी में क्या होता है कि एन होती है, एन का 2n होता है, कुछ लोगों में मल्टीपल एन भी होता है जिसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जनरली एनिमल में नहीं पाई जाती, प्लांट में पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, एनिमल पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के ऊपर मारे जाते हैं। इसलिए हमें प्लॉइडी में सिर्फ 2 ही प्रकार लेने हैं रेफरेंस के लिए, डिवीजन को समझने के लिए। एक तो हैप्लॉइड और दूसरा तो डिप्लॉइड। राइट। यहां से आगे के लिए पूरे चैप्टर के लिए बस प्लॉइडी इतनी ही ध्यान में रखनी है। ओके बॉस। राइट। तो आज हम चर्चा करेंगे सेल डिवीजन यूनिट के अंदर दो बातों के ऊपर, एक प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए राइट, अमाउंट ऑफ डीएनए इन वेरियस फेजेस। सेल साइकिल के G1, S, G2 और यम फेज में, और यम फेज के प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज जो भी है, पुट माय एप्पल्स टुगेदर, इनमें किस प्रकार से प्लॉइडी लेवल चेंज होती है और किस प्रकार से अमाउंट ऑफ डीएनए लेवल चेंज होती है, ये देखना है। राइट। तो प्लॉइडी को हम डिनोट करते हैं यन से। राइट। प्लॉइडी को डिनोट करते हैं यन से और अमाउंट ऑफ डीएनए को डिनोट किया जाता है सी वैल्यू से। सी वैल्यू। राइट। इसको क्या कहेंगे हम? सी वैल्यू। प्लॉइडी को यन और अमाउंट ऑफ डीएनए को सी। समझे? अब ये सी वैल्यू पैराडॉक्स नाम की एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कहीं चर्चा में आए तो ध्यान में रखना कि सी वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। जिस स्पीशीज में अमाउंट ऑफ डीएनए ज्यादा होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें जीन भी ज्यादा होते हैं, ऐसा प्रकार कोई नहीं होता। क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा रहेगा तो जीन ज्यादा रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई क्रोमोसोम बनता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम बनता है किसी का, तो इस क्रोमोसोम में 500 जीन हो सकते हैं और उतना ही डीएनए वाला ये दूसरा क्रोमोसोम बन जाता है, समझो ये 1 या 2, तो उसमें 300 जीन भी हो सकते हैं। डीएनए का साइज उतना ही होगा लेकिन नंबर ऑफ जीन अलग अलग हो सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है वो डीएनए से बना हुआ है। राइट। और इस डीएनए में कुछ पार्ट कोडिंग होता है, समझो यहाँ का पार्ट कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है कि जीन। ऐसा डीएनए जो प्रोटीन या आरएनए को कोड कर सकता है उसे कहेंगे हम जीन। वो जेनेटिक पार्ट कहीं कहीं होता है। यस। चांद तारे देखो तो ये नजर भी आता है कि कशा के रास्ते में तेरा घर भी आता है। तो चलते चलते इस रास्ते में कहीं कहीं कोडिंग पार्ट मिल जाता है और ये बीच में का जो भाग होता है ना, ये तो इसे कहते हैं हम नॉन कोडिंग डीएनए, और व्हाट कैन वी से? जंक डीएनए। यानी कि हर एक, समझो हमारे घर में जो भी चीजें होती है उनमें से हर चीज इस्तेमाल की नहीं होती, बहुत सी चीजें भंगार होती हैं। वैसे ही डीएनए में भी हर कोई डीएनए का पार्ट कोडिंग नहीं होता, कुछ भंगार भी होता है, जंक भी होता है। तो ये जंक डीएनए कुछ स्पीशीज में बहुत ज्यादा होता है तो क्रोमोसोम का आकार बढ़ जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए का बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें जीन की संख्या बढ़ेगी और जीन की संख्या जितनी ज्यादा है उतना वो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसे भी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों में नंबर ऑफ जीन ज्यादा होने के बावजूद भी वो
इंसानों से कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंसानों में उनसे बहुत कम जीन होने के बावजूद भी इंसान उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ डीएनए एंड द नंबर ऑफ जीन। सो दैट इज वन काइंड ऑफ कंसेप्ट कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। ओके, तो इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना समझ लेना और बाकी दिमाग में कुछ मत रखना कि हर क्रोमोसोम का साइड शेप एक होने के बावजूद भी उसके ऊपर अमाउंट ऑफ जीन अलग अलग हो सकता है। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये सी वैल्यू क्या होता है, समझ लेना। अब अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता या घटता है, लेकिन प्लॉइडी कभी चेंज नहीं होती। यस, माइटोसिस में ध्यान में रखना है। हाँ, सेल डिवीजन के माइटोसिस में, स्टार स्टेट में अमाउंट ऑफ डीएनए changes but not diploidy। इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है लाइफ टाइम के लिए। स्टार स्टेटमेंट कौन सा है? माइटोसिस में अमाउंट ऑफ डीएनए चेंजेस, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए का मतलब क्या हुआ? सी वैल्यू चेंजेस बट नॉट डिप्लॉइडी। प्लॉइडी चेंज नहीं होती। इसका कारण धीरे धीरे पता चलेगा। ओके बॉस, ओके बॉस, पता जरूर चलेगा। राइट, तो इस स्टार स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं प्लॉइडी। यस, यहां पर लिखते हैं सी वैल्यू और यहां पर लिखते हैं फेजेस। थोड़ा शांति से सुनना है। फेजेस के लिए तो यहां पर लिख देता हूं मैं, थोड़ी जगह है तो G1 यस, G2 put my apples together। हर फेज में लिखते हैं। तो प्लॉइडी नेवर चेंजेस। इसका प्लॉइडी जो रहेगा माइटोसिस के लिए 2n होना पड़ता है, समझे? 2n में ही माइटोसिस होता है जनरली, राइट? 2n, इसमें भी 2n रहेगा, इसमें भी 2n रहेगा, 2n, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2n। प्लॉइडी नेवर चेंजेस इन माइटोसिस। क्यों नहीं होती, कैसा नहीं होता, क्या होता है? पढ़ते समय हम एक जनरल बात को अगर कोई हमें टीचर बता देता है कि ऐसा है तो हम ध्यान में रखते हैं कि ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बुद्धिमत्ता और हमारा तर्क शिक्षक से आगे नहीं चल सकता। और बहुत से जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि बायोलॉजी में लॉजिक नहीं लगता, ये ऐसा है तो ऐसा है, ऐसी बात नहीं होती। तर्क लगता है लेकिन उसको डेप्थ में जाना पड़ता है। परंतु फिलहाल के लिए यहां पर मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं तो थोड़ा ध्यान में रखना। इसका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आएगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो क्यों नहीं बदलती, राइट? पर पेशेंस रखना है, हमें ध्यान देना। अब अमाउंट ऑफ सी वैल्यू यानी कि डीएनए, सी वैल्यू क्या होता है कि इसमें रहेगा 2C। यस फेज में अब डीएनए अमाउंट बढ़ जाता है, यानी कि रेप्लिकेशन होता है। इसमें अगर डायग्रामेटिक हम देखें तो डायग्राम यहां में हम चर्चा मिला है तो थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं मैं। छोटी सी डायग्राम होगी पर होगी जरूर, इनके डायग्राम नहीं दिखाऊंगा, राइट? तो 2C में क्या होता है, तुम्हारा जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, ये मैंने कहा कि क्रोमोसोम ऐसा होता है, समझे? इस प्रकार से क्रोमोसोम होते हैं, राइट? तो ये G1 में अगर सपोज इनका 3 नंबर है, 3 समझो 4 लेता हूं मैं, 4 आइडियल, तो इसका क्रोमेटिड यानी कि इसका 2n का नंबर कितना हो गया? 4। ओके, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर
इस प्रकार से बन जाएगा। थोड़ा समझ लेना, यानी कि एक के दो हो चुके हैं। अब मैं, लेकिन ये फॉर्मेट में होते हैं डीएनए के, समझ लेना थोड़ा, तो ये डीएनए के फॉर्मेट में होते हैं, परंतु मैं हर एक को अब डीएनए यहाँ पर नहीं निकाल सकता हर एक का, इसलिए थोड़ा आसानी के लिए मैंने बता दिया है। ये थोड़ा सपनों के राजकुमार जैसा दिख रहा है, लेकिन ये डीएनए के फॉर्मेट में होता है, समझ लेना ध्यान से। तो ये डुप्लीकेट हो गया, तो अब 2n का नंबर बदलकर, 2n का नंबर बदलकर प्लॉइडी के लेवल में 2n ही हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर सेंट्रोमियर, यहाँ पे जो होता है आप 10वीं से जानते हैं, सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम के अंदर। इधर फोकस करना, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, तो इसके अंदर कोहेजिन नाम का प्रोटीन होता है, और ये यहाँ पर सेंट्रोमियर बनाता है, सेंट्रोमियर। तो दोनों सेंट्रोमियर ज्वाइंट होते हैं, जब तक इनके सेंट्रोमियर ज्वाइंट है तब तक इसका नंबर कितना भी हो, ये दो क्रोमेटिड भी एक क्रोमोसोम ही कहे जाएंगे, बराबर बराबर। जब तक भाई भाई से जुदा नहीं होता तब तक फैमिली का नाम एक ही लगाया जाता है, बराबर। उसकी प्रॉपर्टी और उसके भाई की प्रॉपर्टी अलग नहीं होती जब तक वो डिसीजन नहीं लेते हैं कि उनको जुदा होना है, अब तेरा घर अलग मेरा घर अलग। ऐसा जब तक डिसाइड नहीं होता, पिताजी उनकी पूरी पटाई नहीं करके देते, उसका डिवीजन नहीं करते, तब तक दोनों की संपत्ति एक ही कही जाएगी। वैसे होता है, दोनों यहाँ पर ज्वाइंट है सेंट्रोमियर के ऊपर कोहेजिन नाम के प्रोटीन से, सही वक्त पर नाम आएगा, थोड़ा ध्यान देना, कोहेजिन नाम का प्रोटीन यहां पर जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये दो होने के बावजूद भी इन्हें एक ही समझा जाए। यस, जेड और व्यू दो होने के बावजूद भी इनको एक ही समझा जाए, क्योंकि वो बहुत दीर्घता से जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर के ऊपर। लेकिन इनका अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है इस फेज में, क्योंकि रेप्लिकेशन हो चुका है, अमाउंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेट हो गया है, तो इनका 2C का यहां पर हो जाता है 4C, राइट। 2C का हो जाता है यहां पर 4C, और G2 में भी ये रहेगा 4C, क्योंकि ये फिर से इसी प्रकार से रहेंगे चारों के चारों, क्योंकि इनका भी तो यंग फेज आया ही नहीं, तो डिवीजन होने का कोई सवाल ही नहीं, डिवीजन होने का कोई सवाल ही नहीं, ये ऐसे ही जुड़े हुए हैं, राइट। यहाँ पर ये दिखते ऐसे हैं, लेकिन होते इस क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में है। यहाँ पर ये डीएनए के फॉर्मेट में होते हैं, फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो पहले दिन मैंने आपको क्लियर करके दिया था कंसेप्ट को। अब पी फेज में, यानी कि यम फेज में आ चुके हैं हम। ये किसका फेज है? ये यम के फेजेस है, राइट। 2n का 4C यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर भी 2n का 4C हो चुका है, यहाँ पे 2n का 2C ही होता है, क्योंकि यस फेज नहीं हुई तो इसका मतलब डुप्लीकेशन नहीं हुआ। यहां से आगे ये डुप्लीकेटेड है, तो हर जगह पर ये 4C ही रहेगा, 4C ही रहेगा, क्योंकि एक बार डुप्लीकेट हो गया तो हो गया भैया। यहां पर भी ये 4C रहेगा, यहां पर भी ये 4C ही रहेगा, राइट। लेकिन एनाफेज में क्या हो जाता है, एनाफेज का अर्थ समझ लेना। प्रोफेज में डीएनए कंडेंसेशन होता है, यंग फेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर लाया जाता है, डायग्राम में पता चलेगा। एनाफेज में क्या हो जाता है, ये दोनों आधा आधा, ये क्रोमोसोम का एक, इस राजकुमार का एक पार्ट, ये ऐसा एक पार्ट ऊपर के पोल की तरफ चला जाता है और एक पार्ट नीचे के पोल की तरफ चला जाता है, इसलिए इसको यहां पर कहा जाता है 2C + 2C एनाफेज में, क्योंकि इनके बीच में का जो कोहेजिन प्रोटीन है ये कोहेजिन निकल जाता है और फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए अभी सेल का डिवीजन नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, इसलिए इनका बस वैल्यू सेपरेट हो चुका है, 4C ही है, लेकिन 2C + 2C हो गया है। अब इसमें भी कैसा रहेगा, 2C + 2C, क्योंकि इनका भी जो सेल डिवीजन का कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हुआ, यानी कि साइटोकाइनेसिस अगर हो जाता तो ये फिर जुदा हो जाते, कंप्लीट सेल ही जुदा हो जाते, लेकिन साइटोकाइनेसिस यहां पर नहीं हुआ। मतलब आप समझ लेना, प्लॉइडी बरकरार रहती है चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए माइटोसिस में। अब C वैल्यू
चेंज होती रहती है, यस फेज के बाद वो 4C ही रहती है। कहां तक? यम फेज तक। ए और टी में, एनाफेज और टेलोफेज में वो 4C ही होती है प्लस 2C होती है। अब इसको डिटेल में समझना है हमें माइटोसिस की प्रोसीजर को कंप्लीटली। अब डिवीजन माइटोसिस शुरू हो जाएगा। राइट बॉस? तो इतना कहीं आप लिख लीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम माइटोसिस को पूरा एलॉबरेट कर देंगे। स्क्रीनशॉट हो गए? राइट। सी वैल्यू समझ में आ गई आपको और प्लॉइडी भी समझ में आ चुकी है। अब माइटोसिस को पूरा लेंगे। मियोसिस को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मियोसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। राइट, माइटोसिस बड़ा आसान है। ध्यान दें, माइटोसिस ये occurs in all somatic cells, क्योंकि सोमेटिक सेल्स 2n होती है एंड sometime in germ cell, कभी कभी जर्म सेल में भी हो सकता है। जर्म सेल बेसिकली 2n होती है, राइट, लेकिन कभी कभी n भी हो सकती है। यस बॉस? तो n कैसे होती है? एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, इन हनीबीज, यो हनीबीज के ड्रोन में, जिनके ड्रोन होते हैं ना हनीबीज के, तो उनमें माइटोसिस होकर ही उनका गैमेट बन जाता है। राइट, गैमेट बनने के लिए जनरली मियोसिस का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी उनमें माइटोसिस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जर्म सेल्स का डिवीजन मियोटिकली होता है, कभी कभी वो माइटोटिकली भी हो सकता है। ओके बॉस? लेकिन मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होती। यस, राइट। तो इसको 2n नहीं लिखना, समटाइम 2n तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यह फिलहाल के लिए ध्यान में रखना। माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हो सकता है, गैमेट बनाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस कभी भी बॉडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में नहीं आता। सोमेटिक सेल में कभी भी नहीं होता, वो जर्म सेल में ही होता है। और मियोसिस के लिए कंपलसरी सेल 2n चाहिए। n सेल में कभी भी मियोसिस नहीं हो सकता। ओके बॉस? राइट। तो माइटोसिस को समझते हैं। माइटोसिस अब डिफरेंशिएटेड हो चुकी है। माइटोसिस के 4 फेजेस है। पुट माय एप्पल्स टुगेदर। यस बॉस? और ये सभी के सभी पार्ट किसके हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसकी 4 भागों में बटी हुई है। फिर क्या होगा? देन फॉलोड साइटोकाइनेसिस। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अब माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होगा वो पहले G1 का मैंने आपको बता दिया है, यस का मैंने आपको बता दिया है, और G2 का भी मैंने आपको बता दिया है। यस में क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा, क्रोमेटिड का नंबर डुप्लीकेट हो जाएगा, प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, लेकिन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये सी वैल्यू का चेंज होना ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ओके बॉस? तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में भी G1, यस एंड G2 सेम रहेंगे,
कोई फर्क नहीं, जो पहले बता चुका है वो माइटोसिस के लिए और मियोसिस के लिए दोनों के लिए सेम है, कोई वांधा नहीं, कीप इन माइंड। बस अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, माइटोसिस और मियोसिस में फर्क होता है। तो अब मियोसिस में है क्या हम? नहीं है, इसमें है, माइटोसिस में है। तो जानते हैं कि क्या होता है। कुछ शॉर्ट पॉइंट्स जो हमें लिखने हैं, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स डायग्रामेटिक भी लेंगे हम, शॉर्ट पॉइंट्स। प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, राइट। कंडेंसेशन मतलब घट्ट हो जाने, यस। जैसे कि कोई पतली चीज है, ये अभी समझो क्रोमेटिन नेटवर्क है मेरे पास ये, राइट। तो इसका क्या हो जाता है? प्रोफेज में कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि ये थोड़ा घट्ट बनता है, जो हमें बनाना था ना वैसे ये। तो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन ऑफ एस इन प्रोफेज। यस बॉस। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फॉर्म्स, क्रोमेटिन फॉर्म्स। अब ये ऐसा इस प्रकार का क्रोमेटिन था, तो ये अब धीरे धीरे इस प्रकार का बनने लगता है। ओके, दैट इज इन प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स comes at middle of the cell, middle of the cell। उसका नाम ही क्या है? मेटा। यस, मेटा, मिडल। दीर्घता से चर्चा करेंगे। बस स्टार पॉइंट क्या होते हैं? कंडेंसेशन, क्रोमेटिन नेटवर्क का क्रोमेटिन में कन्वर्जन किसमें होगा? प्रोफेज में होगा। और उन क्रोमेटिन को अब मिडल के ऊपर लाया जाएगा, ताकि हमें दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि सभी बच्चों को दो ग्रुप में बांटना है। तो हॉस्टल के सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया आप में से आप सब एक बार मिल जाओ और 50% अलग अलग हो जाओ। 350 बच्चों, 400 बच्चे हैं, 200 इधर जाओ, 200 इधर जाओ, 200 खेत में काम करेंगे और 200 गार्डन में काम करेंगे। इस प्रकार का डिवीजन करने के लिए सबको एक जगह पे बुलाना पड़ता है, दैट इज एट मिडल। सो दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज। एनाफेज का मतलब होता है, एना का मतलब होता है अप। यस, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स सेपरेट, राइट, सेपरेट। उनका जो हमने बताया था ना, ये दोनों अब क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग। ओके, क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड रन्स टूवर्ड्स पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों तरफ भागने लगते हैं, टूवर्ड्स पोल। इसलिए तो क्या हो जाता है? ये 2C + 2C, आधे इधर भागते हैं, आधे उधर भागते हैं। यानी कि पहले क्या कर दिया हमने? प्रोफेज में बच्चों को कह दिया अपना अपना बंदोबस्त करो, सामान सामान पैक करके रखो, अपने अपने पैसे वगैरह जो भी है मम्मी पापा से आए हुए, चोड़ा थोड़ा लाड़ू फिड़ू इनको जगह पे रख दो, डब्बे पे रख दो, कुलूप लगा लो और स्नान फिन करके एकदम चकाचक तैयार होके ग्राउंड में आ जाओ। तो ये जो बच्चे तैयार होने लगते हैं, स्नान फिन करने लगते हैं, सब बक्सा भरने लगते हैं, दफ्तर पीटी क्लियर कर देते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाएगा प्रोफेज। जब बच्चे ग्राउंड में आ जाएंगे तो उसको कहा जाएगा मिडल पे आ गए, मेटाफेज। अब दोनों के हमने 200-200 यूनिट बना दिए हैं, 200 इधर चले जाओ, 200 इधर चले जाओ, नॉर्थ पोल की तरफ 200, साउथ पोल की तरफ 200। सो दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। टेलोफेज में क्या होगा? टेलो मतलब एंड हो जाएगा। टेलोफेज में क्रोमेटिड्स which are at pole becomes chromatin again। वो फिर से जो क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बने थे, तो फिर से वो क्रोमेटिड बन गए, क्रोमेटिड यहां पर बन गए थे ऐसे। तो ये कैसे हो जाएंगे? फिर से इस प्रकार से। तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है तो उसको कहा जाएगा डीकंडेंसेशन। ये स्टार पॉइंट है, अभी क्लियर नहीं बताया, अभी हमने इस चीज को पूरी तरीके से साफ सुथरे प्रकार से नहीं लिया, बस ये ट्रेलर है, ये तो सिर्फ झांकी है,
पूरी फिल्म बाकी है, ध्यान रखना बच्चों। माइटोसिस में हमने क्या लिया, ये सोमेटिक सेल में भी हो सकती है, ये जर्म सेल में भी हो सकती है, यानी कि ये 2n में भी हो सकती है, ये n में भी हो सकती है। कीप इन माइंड, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद फॉलोड साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बारे में कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट का प्रोसेस होता है, क्विक हो जाता है, बस 2 सेल को जुड़ा देना। इंपॉर्टेंट कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस। पुट माय एप्पल्स टुगेदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, प्रो प्रिपरेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिड्स फॉर्म। ये ऐसा जो गोला गोला है ये एकदम कंडेंस फिंगर लिंक के फॉर्मेट में बन जाएगा। यम सब मिडल में आ गए, एना सब पोल की तरफ चले गए, और टी फिर से प्रोफेज के पहले जैसे G2 में थे क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में चले गए। ओके बॉस, राइट। तो यहाँ पर ऐसे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको दीर्घता से लेंगे, एक एक फेज को थोड़ा डिटेल करते हुए चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, ये सफेद बोर्ड के ऊपर वो पेन से लिखने से, चौक से लिखने में बहुत मजा आता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं या बहुत स्टैंडर्ड लोग होते हैं, फिजिकिस्ट वगैरह, वो सभी के सभी इसी प्रकार के बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आम जनता सफेद बोर्ड का इस्तेमाल करती है, राइट। थैंक यू। तो फोकस करो। अब हम माइटोसिस के पहले फेज में चलेंगे, यस, प्रोफेज। इस प्रो का मतलब होता है प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन, या और यहां पर अर्थ लिखना है उसका कि प्रो मतलब पूर्वीची, डिव्हिजनचा पूर्वीची, यस, पूर्व पार्ट, यस, इंटरव्हेलच्या अगोदरचा आणि इंटरव्हेलच्या नंतरचा दोन पिक्चर वेगवेगळे असतात, यस। तर इंटरव्हेलच्या नंतरच खरा पिक्चर सुरू होत असतो, तो ये प्रिपरेटरी फेज है, प्रो फेज। इससे पहले इसमें क्या होता है देखना, इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं प्रोफेज के लिए। एक होता है अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, डायग्राम के साथ बता देता हूं, ओके। और दूसरा होता है लेट प्रोफेज। यस बॉस। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली का मतलब ये होता है शुरुआत की। अब इसमें ये सेल है, राइट, तो ये है न्यूक्लियस, और इसमें जो जो क्रोमोसोम्स है 46 जो हमारे हैं, हम ह्यूमन सेल में चर्चा कर रहे हैं, समझने के लिए आसान जाता है। मैं कांदे के ऊपर भी चर्चा कर सकता हूँ, कॉकरोच, खरगोश, बेंडुक, जो भी आपका दिल चाहे उसकी सेल ले लेना, बस उसका प्लॉइडी आपको पता होना चाहिए। हमें इंसानों का प्लॉइडी अच्छा पता है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये न्यूक्लियस है, इसमें ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, घिचमिड काला, रेल, होम, जोमा, जोम, पाव, फिसले, आलूदम। तो बच्चों न्यूक्लियस में ये क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्मेट में है अर्ली प्रोफेज में। अब क्या होता है कि मुझे बताओ, क्रोमोसोम क्रोमेटिड भविष्य में बनेंगे, इस प्रकार से क्रोमेटिड बनेंगे, तो इनको खींचने वाला कोई तो भी चाहिए। इनको ऊपर ले जाने के लिए एनाफेज में जैसे ऊपर लिया जाता है या उनको सेंटर पे लाया जाता है, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, राइट। तो ऐसे कोई ना कोई चाहिए इन क्रोमेटिड्स को पोल की तरफ ले जाने वाला। कौन ले जाएगा उसको, राइट, कौन ले जाएगा उसको, बोलना तो फिर
उसका भाई आएगा बस स्टैंड के ऊपर ले जाएंगे, फोन करेगा भाई, भाई बस स्टैंड पे आता है, रिक्शा रिक्शा करके चले जाएंगे, उसको क्या इतना टेंशन है को लेने का। अरे बाबू वैसा नहीं होता है। इसको ले जाने के लिए एक स्पेशल प्रकार के धागे लगते हैं जिन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? स्पिंडल फाइबर्स। यू नो 10th में हो चुका है, मैं जानता हूँ, राइट। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनने पड़ते हैं। अब मुझे बताइए, इस पोल की तरफ एक जाएगा, इस पोल की तरफ एक जाएगा, राइट। लेकिन अगर इनमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट, तो ये यहां पर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके बॉस। तो और ये है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, हो। अब क्रोमेटिन नेटवर्क है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब के सब तो है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर सेंट्रिओल पहले ही बने हुए रहते हैं, सेंट्रिओल, राइट। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रिओल भी रहते हैं जिनका डुप्लीकेशन पहले ही हो चुका है, 2 सेंट्रिओल रहेंगे, यस। तो 2 सेंट्रिओल है, यहां पर क्रोमेटिन नेटवर्क भी है। सेंट्रिओल आप जानते हैं, सेंट्रिओल क्यों लगते हैं? दे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स भविष्य में बनाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स मेड अप ऑफ अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस कंसेप्ट है जो मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए छोटे बच्चों की तरह। मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबिलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे बनती है। अब ये सेंट्रिओल यहां पर है, क्रोमेटिन नेटवर्क भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। अब इस अर्ली प्रोसेस में क्या हो जाएगा? राइट, इधर लेट प्रोसेस। इस अर्ली प्रोसेस में क्या हो जाएगा? ये सेंट्रिओल मूव होना शुरू कर देंगे। अब यस, इसका क्रोमेटिन नेटवर्क का क्रोमेटिड में बदलाव होना है, क्रोमेटिड में बदलाव होना है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी दुश्मन बनेगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी दुश्मन बनेगी, ये जाने नहीं देगी। अम्बुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार है, ये हम दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हुई है, ये क्रोमेटिड को पोल की तरफ नहीं जाने देगी। हिमालय के ऊपर जाते समय जैसे लोग केले के छिलके फेंकते हैं पाँव के नीचे ताकि हम ऊपर से सटक के नीचे आ जाए, राइट, वैसे ही इसके जिंदगी में भी बहुत से फासले तय करने होते हैं जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दीवार बन के खड़ी हुई है। मेरे बच्चों ध्यान देना, इसको पहले समाप्त कर दो, लगा दो बॉम्ब, उड़ा दो इस दीवार को। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले डिसअपियर होती है। अगली प्रोसेस में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to disappear। ओके बॉस, पहला पार्ट हुआ, यानी कि ये क्या हो जाएगी? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, राइट। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये सेंट्रिओल क्या हो जाते हैं? सेंट्रिओल start to move towards pole, ये पोल की तरफ भागेंगे, राइट। एक नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, एक साउथ पोल की तरफ रहेगा। तो ये क्या कर जाते हैं? कर देते हैं अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, चलो भागो पोल की तरफ, तुम्हारा काम क्या है? सेंट्रिओल यहाँ पे क्या करना? चल साउथ पोल की तरफ, चल पीछे, चलो, अरे तू चल नॉर्थ पोल की तरफ। ऐसा उनको बांटा जाता है, राइट। वो अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर परफेक्ट हो जाएंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी अर्ली प्रोसेस में? कि
क्रोमेटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, राइट। और एक बात यहां पर, यानी कि अब ये धीरे धीरे ऐसा व्यवस्थित, चिक्कल जो होता है ना गणपति को बनाने के लिए, चिक्कल का धीरे धीरे हमने अब गणपति का हाथ बनाना शुरू कर दिया है। पहले तो चिक्कल था, अब ये जो अंदर का न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, यानी कि न्यूक्लियोलस अलग कुछ नहीं होता, एक क्रोमेटिन नेटवर्क ही बहुत जहां पे ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है और पर्टिकुलर प्रकार का डीएनए इस एरिया में रहता है। न्यूक्लियोलस मतलब डीएनए नहीं होता है, बस थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है और उस एरिया में ऐसे जीन होते हैं जो आरआरएनए को बनाते हैं। यू नो बेटा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का मतलब होता है जो राइबोसोम को बनाने के लिए काम में आएंगे, यानी कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज द न्यूक्लियोलस, यू नो बेटर, अकॉर्डिंग टू द सेल चैप्टर। तो आरआरएनए का फैक्ट्री होता है न्यूक्लियोलस। अब मुझे बताइए, इस प्रकार से कंडेंसेशन होकर सब जुदा हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं ना, राइट। समझो यहाँ पर ये इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, समझ लेना। तो जब ये इस प्रकार से क्रोमेटिन नेटवर्क था तो यहाँ का जो भाग है ये सेंटर का, ये न्यूक्लियोलस कहा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सब के सब 46 अलग अलग होकर चले जा रहे हैं। ये अलग चला गया, ये अलग होके ये अलग चला गया, ये अलग होके ये अलग चला गया। जिनके यहाँ के प्रेजेंस की वजह से ये न्यूक्लियोलस बनता था वो सब उसे छोड़ के चले गए हैं। मुझे बताइए, ये सब चले जाने के बाद न्यूक्लियोलस अपना वजूद कैसे बचा पाएगा? तो न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपियर। ओके बॉस, क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने डिसअपियर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अगर है तो ये क्रोमेटिन बने हुए पोल की तरफ नहीं जा सकते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खलास कर दो। नंबर 2, सेंट्रियोल जो कि स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, उनको पोजीशन के ऊपर ले जाओ, क्योंकि उनका वहां पर स्पिंडल फाइबर बनाना जरूरी होता है, क्योंकि उनको पोल के ऊपर खींच के लेना है क्रोमेटिन को। चलो पोल की तरफ चले जा रहे हैं। नंबर 3, स्टार्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, बनेगा नहीं। और न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, ये धीरे धीरे अगर ये ऐसा बनेगा तो ये भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। अब लेट प्रोसेस में क्या होता है ये हम जानेंगे हमारे आने वाले अगले वीडियो में, राइट बॉस। तो यहां पर माइटोसिस का पहला पार्ट हमारा शुरू हो चुका है, प्रोफेज, और प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है ये हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।